ऑफ हो गया माइक। मनीष सर ने बोला था कि ऑन रहेगा। ये ऑफ है। अरे ये ऑफ कैसे हो गया? ठीक है, देखिए मेरा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। यदि जिस दिन आप मेरा फ्रीक्वेंसी मैच कर लिए मेरे फ्रीक्वेंसी से, उस दिन आप 5 घंटा पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 5 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेरे फ्रीक्वेंसी से मैच करा लीजिएगा तब, यानी कि जब रेजोनेंस डेवलप कर जाएगा, जब आपको वेव मोशन पढ़ाएंगे तो रेजोनेंस पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी मैच होने का मतलब क्या है। कोई ज़रूरी है कि केमिस्ट्री का ही वो पार्ट हो सकता है? इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ना, फिजिक्स में भी पढ़ना है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब पार्टिकल ए पॉइंट से चल कर के बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पर, ठीक। तो पार्टिकल ने सेंटर पे कुछ एंगल सस्टेन किया जो कि लीनियर नहीं है, क्योंकि पार्टिकल ने जो पाथ ट्रैवल किया है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो क्या चेंज नहीं किया? टाइम चेंज नहीं करे तो काम कैसे होगा? टाइम तो चेंज करेगा ही करेगा। हम रुके हुए हैं तो भी टाइम चेंज करेगा, हम हंस रहे हैं तो भी टाइम चेंज करेगा, हम रो रहे हैं तो भी टाइम चेंज करेगा, हम चल रहे हैं तो भी टाइम चेंज करेगा। चेंज करेगा ना? हाँ, स्पीड नहीं, कोई जरूरी नहीं, स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्या चीज़ कांस्टेंट रहा? तेजस, चलिए ठीक है। हाँ, तुम छोटा बोतल में क्या ले रहे हो? छोटा बोतल सब लाया मत करो, हमको कंफ्यूजन हो जाता है। क्या ग्लूकोन डी लाए हो क्या? तो पानी है, वो तो दूसरे कलर का दिख रहा है। बर्फ़ है। अच्छा अच्छा, देखिए बैग में छोटा बोतल, छोटा चाकू, छोटा कटर, ये सब नहीं लाना है। कहीं मन में सोच रहे हैं बैग में हाथ डाले हुए हैं, आज खाली थोड़ा गलत पढ़ाओ तो हमारे, और ऐसे करता है वो खट से लग गया। ऐसा नहीं करने देना है, ठीक है। यदि हम गलत पढ़ाएं तो हमको एक बार बताइएगा, ऐसा नहीं कि सीधे निकाल कर। एक बीच में टमाटर बहुत महंगा हो गया था, हम रिलैक्स होकर पढ़ा रहे थे। मार्क दिखाओ, 140 रुपये केजी है 300 रुपये केजी हो गया था। अब मार्क दिखाओ, ऐसा पकड़ के खाना बना लेंगे अपने घर पे हम। चलिए आइए, पार्टिकल का मास, ठीक है, मास मान लेते हैं, तुम्हारा मन रख लेते हैं, चलो ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है जो दिख रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। एक पेन ले लेना आज मेरे से, ठीक है। रेडियस, रेडियस कांस्टेंट है, आर। तो रेडियस जो कांस्टेंट है, इसीलिए ऐसा मोशन सर्कुलर मोशन है। यदि लेंथ चेंज करता रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाइक है और आप ये हैं, ठीक है, गुस्सा नहीं रहना, ठीक है। बाइक थोड़ा स्पॉटी लग रहा है, इंसान भी। चलिए, तो इंसान यहाँ से चला, किस पॉइंट से? ए पॉइंट से आगे बढ़ा, तो कुछ देर के बाद ये इस पोजीशन में पहुँचा, ठीक है, ठीक है, इस पोजीशन पहुँचा। यहाँ से ये डिस्टेंस मान लीजिए x1 बराबर 2 मीटर था, ठीक है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। क्या डिस्टेंस कांस्टेंट रहा? बोलिए, अरे बोलो, समय के साथ डिस्टेंस कांस्टेंट रहा? हाँ, लेकिन यहाँ रहा। ये पॉइंट ए है, सॉरी, ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी। इससे कंपेयर करिए इसको। पार्टिकल यहाँ भी t बराबर 0 पे था ए पर, और कुछ देर के बाद पार्टिकल बी पॉइंट पे गया। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। मास उसका m था, यहाँ भी मास m है। कौन पोजीशन पे? a। यहाँ पे टाइम कितना है? 0। और कुछ सेकेंड के बाद, कितना, 10 सेकेंड के बाद वो b पॉइंट पे पहुँचा, जैसे वहाँ पहुँचा। यहाँ डिस्टेंस सेम रहा या चेंज किया? चेंज हो गया ना, और कंटिन्यूसली चेंज करता जाएगा।
बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा। मान लीजिए पार्टिकल सी पॉइंट पे आ गया तो भी ये डिस्टेंस कितना रहेगा? तो इसमें उसमें अंतर समझ में आया? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में है, और यदि रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो लीनियर मोशन में है या प्रोजेक्टाइल मोशन में। बात समझ पा रहे हैं? और यदि आप सर्कुलर मोशन को ठीक से समझ गए तो रोटेशन को समझ जाइएगा, जो कि काइनेमेटिक्स का बैकबोन है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में यदि आप रोटेशन समझ गए तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में सबसे डिफिकल्ट, काइनेमेटिक्स का मैकेनिक्स में सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर माना जाता है वो है रोटेशन, क्योंकि रोटेशन को समझने के लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझना पड़ता है, साथ ही साथ उसके सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप रोटेशन मोशन को समझ पाएंगे। इसलिए जितना भी हम बात बता रहे हैं ये सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और सब एक दूसरे को जोड़कर चलेगा। जैसे चैन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है उसी तरह, इसलिए आप भूलिएगा नहीं इस बात को। ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, रेडियस उसका आर जो है वो कांस्टेंट रहा रेफरेंस पॉइंट से। यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, उसका डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से चेंज करता है। तो यदि डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से चेंज कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और यदि वो कांस्टेंट है तो सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि पार्टिकल ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे गया तो उसका एक स्पीड होगा। तो टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा? टेंजेंशियल मतलब जो लीनियर होगा, इसी को वी ए कहेंगे। ये हमारा कहलाता है टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड को ही हम लोग कहते हैं लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह शो करता है और ये इस पोजीशन पे है। यदि बी पॉइंट पे होगा तो वो टेंजेंट ये ड्रॉ करेगा और ये वी होगा। हम तो डिस्कस कर चुके थे कि यदि वी का मैग्नीट्यूड वी के बराबर होगा तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज करेगा डायरेक्शन के कारण, और यदि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, तो वेक्टर तो चेंज करेगा ही करेगा। इसीलिए वी से अलग होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं VA will not be equal to VB। हाँ, it may be possible, क्या possible? It may be possible mod of VA is equal to mod of VB। ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी भी डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रह सकता है। कांस्टेंट यदि डायरेक्शन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। जैसे ये कौन सा है, आई कैप, और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन भी आई कैप है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो क्या ये VB है? तो VB बराबर क्या होगा, 10 आई कैप, और VA कितना है, 10 आई कैप। तो कांस्टेंट रहा, पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहा। मान लीजिए कि यहाँ से स्पीड बढ़ गया, अगला केस कि 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। पार्टिकल का स्पीड चेंज हुआ, यहाँ से 10 से 40 हो गया तो उसका स्पीड चेंज किया, लेकिन डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यहाँ वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या था, मैग्नीट्यूड। यहाँ वेलोसिटी चेंज होने का कारण क्या है, डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? इसको और डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपके समझने के लिए ये बता रहे हैं। अब दो वेक्टर हैं जो कि एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, 40 डिग्री पर, ठीक है। तो ये 40 डिग्री है, तो यहाँ से इसको हम वेक्टर को आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, और इसको आगे ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, तो थर्ड प्रॉपर्टी से हम इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या है, VA चेंज तो करेगा नहीं, और ये क्या होगा, VB। ये एंगल कितना, कैसे आया था,
ये 90, ये 90। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट उसके सेंटर से मिलाया गया उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है। 9th क्लास या 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, 10 में पढ़ना है। हाँ चलिए, अच्छा है, इतना तो याद है, ठीक है। तो आपको वो प्रॉपर्टीज को यहाँ यूज करना है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90, 90, 180 प्लस 40 कितना होगा, 220। तो बचा कितना 360 से 140, 140 बचा ना। तो 140 और ये टोटल एंगल जो कि ये आगे एक्सटेंड हुआ है तो 180 डिग्री बना है ना। तो टोटल एंगल 180 होगा, जिसमें से 140 हम काउंट कर लिए, तो बचा कितना 40। इसका मतलब VA और VB के बीच का एंगल क्या होगा 40। उसका यदि हम अलग से डायग्राम यहाँ बना दें, ध्यान से देखिएगा, ये है VA और ये है VB। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए लेंथ बराबर नजर आएगा आपको, ठीक है। अब ये एंगल कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए क्या, अरे उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना। क्वेश्चन में क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, डेल्टा V क्या होगा, VB माइनस VA होगा। बोलिए, बीच में हाँ जरूर करते रहिएगा, एक साथ भी कर सकते हैं। VAB माइनस VA, तो VB माइनस VA कैसे मिलेगा, हम दो वेक्टर बनाएंगे, आप बताइएगा कौन वेक्टर होगा VB माइनस VA, ये वाला A या B, B होगा, वेरी गुड। तो ये होगा VB माइनस VA। तो VB माइनस VA मतलब डेल्टा V। अब डेल्टा V वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, डेल्टा V वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर, याद कीजिए वेक्टर A माइनस B का क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकला था, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। माइनस इसलिए cos 180 माइनस थीटा क्या आता है, माइनस cos थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बोला गया है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं VA का मॉड बराबर किसके, जो मैंने लिखा भी है, इट मे बी पॉसिबल मॉड ऑफ A बराबर मॉड ऑफ B। मतलब दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, सेम होगा। पढ़ हो रहा है हाँ? तो स्पीड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो ऐसे मोशन, जिस सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसा सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसमें स्पीड को यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब समझते हैं, हाँ सेम, हाँ सेम और कांस्टेंट। और बोलो, बोलिए यही। अच्छा, स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, यहाँ भी आपका यूनिफॉर्म है, तो स्कूल में यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है, ड्रेस, क्या मीनिंग है उसका, हाँ इक्वल मतलब, ठीक है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए सपोज करें कि आप असेंबली में खड़े हैं, असेंबली लाइन में खड़े हैं और आपका ड्रेस सेम है, आपका व्हाइट शर्ट है और ब्लू पैंट है, मान लीजिए स्कूल का यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यदि टीचर या प्रिंसिपल फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर के लास्ट स्टूडेंट की जाएंगे तो उसको वही चीज दिखेगा। इसका मतलब है कि जो पोजीशन के चेंज होने से ना चेंज हो, जो पोजीशन के चेंज होने से ना चेंज करे, उसी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन था जहाँ उसका स्पीड VA था, पोजीशन चेंज हुआ लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं किया, तो यूनिफॉर्म हो गया। समझ पाए, ठीक। तो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ आ जाइए रूट अंडर VA, यानी कि V मान लेंगे इसको, V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2V स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस कितना cos थीटा होगा ना, 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा हम ऑलरेडी आपको फॉर्मूला में बता चुके हैं, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो वहाँ एंगल होगा 1 माइनस cos थीटा है, थीटा एंगल वहाँ,
तो ये इक्वल होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के। यदि 1 माइनस 2 cos मतलब कि cos 2 थीटा है तो वहाँ sin स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा होगा कि नहीं, ये याद है, देखे हैं। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और यदि यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a करेंगे तो ये इधर आएगा 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। अब इसी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा, और थीटा बाई 2 आ जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर, तो यहाँ पर सॉरी 4 होगा ना, यहाँ पर 2 और यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये 2 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2b साइन थीटा बाई 2, और आपको पता है कि 2b साइन थीटा का वैल्यू कितना है 40, तो ये 20 डिग्री हो गया। समझ गए, क्लियर हुआ। तो कुछ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, कुछ वेक्टर का कॉन्सेप्ट और कुछ मैथमेटिक्स, तीनों मिलकर के ये एक जेई का क्वेश्चन बना। समझ गए, एक क्वेश्चन के लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपके पास है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए उतारना है, पढ़ते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पर देखिए, कुछ लिखना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। वेरी गुड, एडेड। मेरा बीच बीच में स्पेलिंग का दिक्कत आ जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्पेलिंग तो मेरा वाला आपका भी वही है। नहीं ठीक है। सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जैसे 3 kg प्लस 4 kg हम लिख सकते हैं 7 kg, ठीक है। जैसे 3 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि 3 kg राइस है और 2 kg हमारे पास अमरूद है, तो हम ऐड नहीं कर सकते। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास है उनका नेचर, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 3 kg राइस और 2 kg फ्रूट एक साथ ऐड करके, ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि सेम टाइप की क्वांटिटी ही ऐड होंगे। जैसे यदि यहाँ पर फोर्स की बात हुई है और यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो दोनों वेक्टर, लेकिन दोनों का अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए ऐड नहीं होता है, ठीक है। क्लियर बात। और ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, आप आगे बढ़ेंगे उसमें दिखेगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक एग्जांपल है जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब आपको एक चीज बताइए कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है और टाइम का, यानी कि मीटर और सेकंड का रेशियो हो सकता है, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब सेम टाइप की यदि क्वांटिटी नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, F इंटू ए पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में ये मास है, तो मास का यूनिट क्या होगा केजी, और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और कैन बी मल्टीप्लाइड, वो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुए, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। जैसे इसका यूनिट केजी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका न्यूटन होगा। अब जो ये बना है, क्या इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है क्या, होता है, लेकिन उसी को कंबाइनली हम क्या नाम देंगे। मुद्दा हमारे लिए ये है कि
अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब हम आते हैं अलग से कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या चॉइसेस हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कौन कौन से हैं? पहला ए, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। दूसरा सॉरी स्केलर, ठीक है। अब ठीक है, अब ऐसा होगा, ठीक है ये, ठीक। दूसरा है जो हम लोग लिखेंगे एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। इसमें एक सेकंड रुक जाएगी, 2 पॉइंट्स है इसमें। एक तो है देखिए, एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या यही चीज कर लीजिए, वेक्टर है किससे मल्टीप्लाई हुआ? स्केलर से। जैसे एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें वेक्टर कौन है और किससे मल्टीप्लाई हुआ? मास कैसा क्वांटिटी? तो वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया? तो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए हैं स्केलर से, एक ये हो गया। और वेक्टर को मल्टीप्लाई किए हैं वेक्टर से, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल्स पे, जैसे मान लीजिए कि पहला कोई एग्जांपल ले रहे हैं, वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? स्केलर से, ठीक है। अब स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें मान लीजिए कि मोमेंटम P, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? m into v। ऐसा कहीं देखे हैं आप? ध्यान से समझिए, ये जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इसमें क्या खासियत है? एक प्रोडक्ट है क्या? मास और वेलोसिटी का। मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब है कि वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर होगा, ठीक है। अब एक चीज को समझिए कि वेक्टर के पास 2 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन होगा? तो ध्यान से देखिए, P मोमेंटम कहलाता है। मास मान लीजिए 2 kg है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन मान लीजिए I कैप। इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक वेलोसिटी जो कि वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दिया, डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है, तो 5 × 10 कितना होगा? 5 × 10 होगा, kg मीटर पर सेकेंड होगा और I कैप होगा, तो वेक्टर P होगा। इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं? मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी इंगेज है यहाँ पर? एक फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर जो मास है, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर जो कि वेलोसिटी है। तो वहाँ पर वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड को ये वाले जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो kg मतलब मास को मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्पीड से। तो यहाँ पर 5 × 2 कितना होगा? 10 और यूनिट मल्टीप्लाई होकर आ गया kg मीटर पर सेकेंड। और उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसका डायरेक्शन हो गया? जो रिजल्ट वेक्टर है उसका। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको ध्यान समझिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि यदि कोई स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट मिलेगा वेक्टर। अब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करेगा? स्केलर और उस सेकंड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई होने पर उसका मैग्नीट्यूड बनेगा, और जो उस वेक्टर का डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बनेगा। समझ पाए? यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन है या रिजल्ट वेक्टर कौन है? P। तो P का डायरेक्शन क्या हुआ? जो V का डायरेक्शन हुआ,
v का डायरेक्शन क्या है, i का है, वही डायरेक्शन p का हो गया, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ वेक्टर से, तो रिजल्ट में नया मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन वही होगा जो कि जो हमारा कंपोनेंट वेक्टर है या इनिशियल वेक्टर है उसका। समझ पाए इस बात को? तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर इसमें पॉइंट्स दिखाते हैं। अच्छे से राइट डाउन कीजिए, पहले इधर लिख लीजिएगा। सब लोग मल्टीप्लाई बाई, जो हम बात कर रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि f इज इक्वल टू m इंटू ए है, तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं, इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है, ये डायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स मतलब जहाँ हम फोर्स की चिंता करने लगते हैं, काइनेमेटिक्स जहाँ पर हम फोर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। मतलब काइनेमेटिक्स उसके स्टडी को करते हैं जिसमें हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है या फिर जो एक्टिविटी हो रहा है, उस एक्टिविटी को हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम उसको स्टडी करते हैं, और उसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो यूज होंगे उसके हेल्प से हम उसको स्टडी करेंगे। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि किस कारण से, किस रीजन से बॉडी में मोशन आया या बॉडी रेस्ट में आ गया, हम ये रीजन नहीं देखते, हम सिर्फ उसका इफेक्ट देखते हैं कि आखिर बॉडी मोशन किया तो क्या चेंजेस आए, या बॉडी रेस्ट पे आ गया तो क्या चेंजेस आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट होंगे, आप बॉडी होंगे जिस पर स्टडी हो रहा है, आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली रेस्ट पे थे, और कुछ देर के बाद आपका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गया, आप पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, ठीक है। आपका मास और साइकिल का मास मिला करके सपोज 80 kg है, तो आप जा रहे हैं, टाइम बीत रहा है, तो टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, पोजीशन चेंज हो रहा है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, पोजीशन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि आप मोशन में हैं तो स्पीड की बात होगी, फोर्स हो गया, और साथ ही साथ हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 5 फिजिकल क्वांटिटीज एंगेज हो गए आपके उस एक्टिविटी को समझने के लिए। लेकिन क्यों आपका साइकिल रेस्ट से मोशन में आया या आगे जाकर मोशन से रेस्ट पे आ गया, उसका रीजन हम फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। तो वो ये जितना भी सब कुछ हुआ, ये सारा चीज हम किसमें पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स में। और जब हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगेंगे तो हम लोग आ जाएंगे डायनेमिक्स में। तो ये सारी चीजें तो होंगी, टाइम चेंज का, पोजीशन का चेंज, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा चीज होगा। उसमें एक चीज जो आ जाएगा, जो इन सब लोगों का, इन सब चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग इन सब का पिताजी बोलते हैं, वो फोर्स। फोर्स आ जाएगा, और फोर्स ही वो रीजन है जिस कारण से ये सारा कहानी हो गया। समझ गए? बॉडी मोशन कर रहा है, उसको रेस्ट पे लाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। यदि बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन कराने के लिए। और जब भी हम बोलेंगे फोर्स, तो फोर्स मतलब नेट फोर्स। जैसे सिर्फ हम बोलेंगे कार, तो सिर्फ कार बोलने से नहीं होगा, मारुति सुजुकी डिजायर, ठीक है, कहने मतलब स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। एक होता है फोर्स, एक होता है नेट फोर्स, एक होता है कार, एक होता है सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है। तो पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा आपको उसका, सिर्फ फोर्स बोल के निकल जाने से काम, ठीक है, समझ गए? आइए उस पर, तो आइए उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए बॉडी का मास कितना है, 2 kg, और उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन बराबर मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम क्या लिख रहे हो? आज हमको ये काम करना है, देखो या ध्यान से, 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है देखिए, समझिए, 20 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जो उसका वेलोसिटी है वो पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या करता है? बॉडी के स्पीड को या तो बढ़ाता है या घटाता है। यदि बढ़ा रहा है तो एक्सेलरेशन है, घटा रहा है तो डी एक्सेलरेशन। आप लोग में से कितने लोग स्कूटी या बाइक चलाएं?
ठीक है, तुम तो चलाई हो ना, तुम नहीं चलाई होगी, नहीं तुम नहीं चलाए हो। फिर भी चला ले तो बहुत बड़ी बात हाँ? है। फिर सीखी। एक बार क्या है, साइकिल चलाने मंदिर के पास से बेहोश हो गए, उसके बाद से साइकिल चुराई। देखिए, तो बाइक और स्कूटी जिन लोगों ने चलाया है वो इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि एक होता है एक्सेलरेटर का काम है एक्सेलरेट करना, और एक्सेलरेट करना मतलब यदि आप उसको ऐसे रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ेगा मतलब जो आपका स्पीड है उससे ज़्यादा होगा अगला, उससे आगे ज़्यादा होगा अगला, ठीक है। और आप एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको रखे हुए हैं तो भी स्पीड बढ़ता जाएगा, और आपने इसको ऐसे घुमा दिया जैसे, तब तो फिर भगवान मालिक है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ट्रैफिक पुलिस भी बोलेगा रोको रोको, आप बोलेंगे कि हम खुद नहीं रुक सकते हैं, आपको हम कैसे रोकें, ठीक है। तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, तो पहले तो हाथ देगा और फिर आपके लक्षण देख करके वो साइड हो जाएगा, बोलेगा कि ये चलता फिरता एक बम है, ठीक है। तो आपके अच्छा जनरली क्या होता है, जो खासकर लड़कियां स्कूटी जो सीख रही होती हैं उनको अपने हैंड ब्रेक से ज़्यादा विश्वास होता है अपने नहीं सर। पैर का सैंडल टूट जाए, ब्रेक नहीं मारेगा, इससे क्या, ये तो लोगों के लिए, हम तो ऐसे रोक लेंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब ये कि जहां पर जो चीज़ दिया गया ब्रेक, तो ब्रेक किसके लिए दिया गया है, आपके जो व्हील का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है या रोटेशन जिसको प्रैक्टिकली कहेंगे, रोट हो रहा है, सर्कुलर मोशन या रोटेशन हो रहा है, उसमें होता है व्हील ड्रम। आप ब्रेक मारेंगे तो व्हील ड्रम ऐसे खुलेगा तो अंदर के व्हील को रोकेगा, फ्रिक्शन डेवलप करेगा, जिससे व्हील स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेक लेते हैं आप, ठीक है। तो ब्रेक किसके लिए लेते हैं, स्पीड को कम करने के लिए, और जब आप ब्रेक लेते हैं तो एक्सीलरेटर लेते हैं क्या, कुछ लोग लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक लेते समय एक्सीलरेटर लीजिएगा, इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, और आप एक तरह से इंजन को ना, गाड़ी को कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो आप बोल रहे हैं रुकने के लिए और दूसरा एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहा है चलने के लिए और ब्रेक कह रहा है रुकने के लिए, ठीक है। तो एक दोनों चीज़ें हो नहीं सकती, तो उस केस में क्या होगा, इंजन ज़्यादा रेस्ट में आ जाएगा, आवाज़ करेगा ज़्यादा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यदि गाड़ी को एक्सेलरेट कराना है यानी वेलोसिटी को इंक्रीज कराना है, और यदि आप एक्सीलरेटर छोड़ देंगे, ब्रेक मारना है यानी इसको वेलोसिटी को डिक्रीज कराना है, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो डी एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। दोनों ही केस में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड से बढ़ रहा है। अगली बार एक जैसे स्टार्ट हुआ 20 मीटर पर सेकंड से, एक सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 40, फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 60, फिर अगले सेकंड में 40, ये इसका मीनिंग हुआ, समझ गए। कौन करेगा, नेट फोर्स, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब हम यदि यहाँ पर F निकालना है, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी में से एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, मान लेते हैं हम J कैप लेते हैं, कोई इशू नहीं, J कैप लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया J कैप, तो यहाँ पर 20 इंटू कितना 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं, बोलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बताएंगे। 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं, जोर से बोलिए, 20 हर्ट्ज से ज्यादा बोलिए, बोलो बोलिए। एक्सेलरेशन से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल रहे हो और स्पीड भी बोल रहे हो, जो नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, तो बताने में क्या है।
द्रोणाचार्य खोज रहे हैं आप, हम अर्जुन खोज रहे हैं, समझ गए? हो सकता है आपको द्रोणाचार्य तो मिल गया हो लेकिन अर्जुन नहीं मिल रहा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तैयारी कीजिए, अर्जुन बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो हम पूछे उसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि हम जो पूछ रहे हैं वो बेसिक फंडामेंटल है, और फंडामेंटल वीक रहेगा, ग्राउंड फ्लोर कमजोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर कैसे बढ़िया बनेगा? बनाए आज तक किसी का, तुरंत गिर जाएगा। समझ गए? इसलिए एकदम पढ़ के आइए, अच्छे से पढ़ के आइए। अच्छे से पढ़ के आइएगा तो कॉन्फिडेंस में रहिएगा, और नहीं अच्छे से पढ़ के आइएगा तो निगाह नहीं से मिला पाइएगा। ये साइकोलॉजी है, जो स्टूडेंट ठीक से पढ़ के नहीं आता ना, उसका आंख मेरे से नहीं मिलेगा, ना किसी टीचर से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कि सर कुछ पूछ लेंगे। और जो कॉन्फिडेंट में है वो पढ़ के आया है, सर थोड़ा सा मिस्टेक भी करेंगे, सर यहाँ पर ठीक कर लीजिए, यहाँ गलती है, कॉन्फिडेंस आएगा उसको। समझ गए? जीवन रूपी एक गिलास पानी में मेहनत रूपी चीनी डालिए और मिलाइए। तो जितना ज्यादा चीनी डाल के मिलाएंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, शरबत अपना ही मीठा होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका शरबत मीठा हो? तो मेहनत करिए। आइए, मेहनत से मत चूकिए। मेहनत करने के बाद यदि मेहनत ना करने के बाद आपका कुछ रिजल्ट नहीं आ पाएगा, दुख होगा उससे। तो 1 न्यूटन फोर्स की बात हो रही है, तो 1 न्यूटन फोर्स यानी सिंपली 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यदि कोई फोर्स एक्सेलरेट कर देता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर होता है। तो इसकी जगह पर न्यूटन लिख सकते हैं, तो F बराबर क्या हुआ? F बराबर हो गया 40 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हुआ? J क्या है? इसका मतलब जो डायरेक्शन हमारा एक्सेलरेशन का था वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ force will be decided by direction of acceleration। शॉर्ट में लिखते हैं एक्सेलरेशन को ऐसे। समझ पाए? जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। लेकिन हम लोग पहले काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो हम पहले एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तब फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग ये शुरू से मानते हुए चलते हैं कि जो डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन नेट फोर्स का होगा। लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है कि जो बॉडी पर फोर्स लगा तब तो उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस आएगा या एक्सेलरेट करेगा, तो बॉडी का जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। आप पहले उसको मानिए या उसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? क्लियर हो गया ये बात? अब यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, तो एक वेक्टर डिफाइन हो गया। तो हमारे लिए जो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, तो कंक्लूडिंग पॉइंट हमारे लिए ये है कि व्हेन a vector is multiplied by a scalar, then result always be vector, and its direction will be the direction of, and this direction will be the direction of its constituent से component factor। ठीक है, यानी उसका डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा, तो कंपोनेंट वेक्टर उसके डायरेक्शन। कंक्लूडिंग पॉइंट समझ में आया? अभी हम लोग जो पढ़े स्केलर इनटू वेक्टर केस, उसको राइट डाउन कीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। और एक चीज और लिख देते हैं जो आपको ध्यान रखना है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, yet can never be negative। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना।
अभी 40 मिनट का क्लास हो गया मंडे